जिस रिश्ते को अब तक दोनों सबसे छुपाकर रखना चाहते थे, उसका राज आखिरकार घर वालों के सामने आने वाला था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी वक्त जिन झाओ एक ऐसे खतरनाक मिशन का हिस्सा बन चुका है जहां एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। कहानी वहीं से शुरू होती है जब आंटी ने जियांगमू और जिन झाओ को एक दूसरे की बाहों में देख लिया था। अगली सुबह मूमू के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह अपने कमरे से बाहर आई और सीधे आंटी झाओ के पास जाकर उनसे विनती करने लगी कि रात को उन्होंने जो कुछ देखा है उसके बारे में उसके पिता को कुछ भी न बताएं। आंटी झाओ उसे समझाते हुए कहती हैं कि उन्होंने जिन झाओ को बचपन से बड़ा होते देखा है। वह जानती हैं कि जिन झाओ ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है और इसी वजह से वह आज इतना जिम्मेदार बन पाया है। लेकिन आंटी एक बात को लेकर परेशान थी। उन्हें डर था कि मूमू की माँ कभी भी जिन झाओ के साथ उसके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगी। फिर आंटी मूमू से कहती हैं कि उन्हें बहुत पहले ही समझ आ गया था कि उसके दिल में जिन झाओ के लिए सिर्फ भाई जैसी भावनाएं नहीं हैं। यह सुनते ही मूमू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बताती है कि वह यहाँ सिर्फ जिन झाओ के लिए आई थी और उसी की वजह से अब तक यहाँ रुकी हुई है। वह आंटी से मदद मांगती है। आंटी आखिरकार उसका साथ देने का फैसला करती हैं और वादा करती हैं कि वह किसी को भी उनके रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगी। लेकिन दूसरी तरफ गैराज में हालात बिल्कुल अलग थे। सान लाई जल्दी जल्दी वहां पहुंचता है और सबसे पहले मूमू के बारे में पूछता है। फिर वह जिन झाओ पर गुस्सा हो जाता है। सान लाई कहता है कि वह हर चीज मूमू से छुपाकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जिन झाओ अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसने ये सब मूमू की सुरक्षा और उसकी भलाई के लिए छुपाया है। लेकिन सान लाई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वह साफ कह देता है कि उसकी भलाई के लिए कहना सिर्फ एक बहाना है। जिन झाओ भी गुस्से में जवाब देता है, वह मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे मत सिखाओ। लेकिन सान लाई तुरंत उसे याद दिलाता है कि मूमू पहले उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि जियांगमू है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। उधर रात में जब मूमू तुक तुक से घर लौट रही होती है तो उसे अपनी कार के पास वान चिंग खड़ी दिखाई देती है। वान चिंग उसे रोककर एक गंभीर बात बताती है। वह चाहती है कि मूमू जिन झाओ को उस खतरनाक एसोसिएशन यानी अवैध रेसिंग सिंडिकेट से दूर रहने के लिए समझाए। वान चिंग कहती है कि वहाँ के लोग बेहद खतरनाक हैं और अगर जिन झाओ उनके चक्कर में फंस गया तो वे उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। ये सुनकर मूमू और ज्यादा परेशान हो जाती है। वह सीधे गैराज पहुंचती है और जिन झाओ से एक वादा मांगती है। वह उससे कहती है कि वह खुद को सुरक्षित रखे। फिर मूमू पूछती है कि क्या वह ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। वह बताती है कि उसकी माँ घर बेचकर उसे पैसे देने वाली हैं और अगर पैसों की ज़रूरत है तो वे उन पैसों से उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जिन झाओ साफ कह देता है, बात पैसों की नहीं है। मूमू इसके बाद उससे उस एसोसिएशन और रेसिंग के बारे में सच जानना चाहती है। जिन झाओ उसे समझाता है कि उसे बस 2 हफ्ते और इस काम में रहना है। 2 हफ्तों के बाद सब खत्म हो जाएगा। वह फिर कभी कोई ऐसा खतरनाक काम नहीं करेगा और इस बार वह सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि मूमू का हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाता है कि वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन जिन झाओ के दिल में चल रही पूरी कहानी अभी भी मूमू से छुपी हुई थी। उस रात वह झील के किनारे सान लाई के पास पहुंचता है। सान लाई वहां बैठकर मछली पकड़ रहा होता है। दोनों बियर पीते हुए अपनी जिंदगी और परिवार की बातें करते हैं। सान लाई बताता है कि उसके पिता भी हमेशा मर्दानगी और परिवार की भलाई के नाम पर चीजें छुपाते रहे, लेकिन उन चीजों की वजह से उसकी माँ हमेशा डर और चिंता में जीती रही। ये बात जिन झाओ को अंदर तक लगती है। उसे एहसास होता है कि शायद वह भी वही गलती कर रहा है। वह मानता है कि वह बहुत घमंडी हो गया था। अब वह मूमू से कुछ भी नहीं छुपाएगा। वह उसे पूरी सच्चाई बताएगा। लेकिन अगली सुबह कहानी अचानक खतरनाक मोड़ ले लेती है। गैराज में जिन झाओ की रेसिंग कार पूरी तरह तोड़ी फोड़ी हुई मिलती है। कार बुरी तरह बिखरी हुई थी। सान लाई को तुरंत शक होता है कि इसके पीछे वान शेंगबांग के लोग हो सकते हैं। तभी वान चिंग वहां पहुंचती है। वह जिन झाओ को समझाने की कोशिश करती है कि वह सिर्फ उसे चेतावनी देने आई थी। लेकिन कार की हालत देखकर जिन झाओ का गुस्सा फूट पड़ता है। वह वान चिंग पर चिल्लाता है और उसे वहां से चले जाने को कहता है। वान चिंग टूट जाती है। वह रोते हुए कहती है कि अब वह कभी जिन झाओ की परवाह नहीं करेगी। इसके बाद जिन झाओ सान लाई से कहता है कि वह मूमू को घर छोड़ाए। जाने से पहले वह मूमू को बचपन की एक पुरानी बात याद दिलाता है। उसे वह वक्त याद आता है जब मूमू के खराब मार्क्स वाले पेपर पर जिन झाओ ने उसके लिए साइन किया था। जिन झाओ उसे भरोसा दिलाता है कि इस बार भी वह उस पर भरोसा रखे, वह सब संभाल लेगा। लेकिन मूमू को अभी तक अंदाजा नहीं था कि वह खुद भी एक संदिग्ध आदमी के निशाने पर आ चुकी है। दिन में बाजार जाते समय उसकी नजर उसी संदिग्ध आदमी पर पड़ती है जिसे उसने पहले गैराज के पास देखा था। मूमू उसका पीछा करने लगती है।
लेकिन अचानक वह आदमी उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि वह उसका पीछा क्यों कर रही है। मोमो घबरा जाती है। तभी उसकी नज़र अपने क्लासमेट पान काई पर पड़ती है। वह तुरंत उसे आवाज़ देती है और स्थिति संभालने के लिए उसके साथ आम खरीदने का नाटक करने लगती है। कुछ देर बाद वह संदिग्ध आदमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन मोमो को अभी पता नहीं था कि वह आदमी कौन है। दूसरी तरफ एक बार में उसी आदमी की मुलाकात जिन झाओ से होती है। उसका नाम है ऑफिसर लू और वह एंटी स्मगलिंग ब्यूरो का अधिकारी है। ऑफिसर लू जिन झाओ को बताते हैं कि आज एक लड़की उनका पीछा कर रही थी। फिर वह जिन झाओ को आने वाली माउंटेन रेस के बारे में चेतावनी देते हैं। इस रेस में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी होगा वान शेंगबांग का ड्राइवर हे जांग। लू उसे जीतने के साथ साथ सुरक्षित रहने के लिए कहते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए चीयर्स करते हैं। अब वक्त आ गया था कि जिन झाओ मोमो से कुछ भी छुपाना बंद करे। जब वह गैराज वापस आता है तो मोमो उसका इंतजार कर रही होती है। इस बार जिन झाओ उसे अपने अतीत का वह सच बताता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। कुछ साल पहले जब वह वान शेंगबांग के यहाँ काम करता था, तब उसकी छोटी बहन जिनशिन की सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत थी। पैसे जुटाने के लिए जिन झाओ ने एक कार को खुद मॉडिफाई किया और उसे बेच दिया, लेकिन बाद में उसी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे के बाद जिन झाओ ने लगभग 2 साल तक खुद को ही इस दुर्घटना का जिम्मेदार माना। उसे लगता रहा कि उसकी गलती की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हुई, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आई। वान दायोंग ने उस कार के साथ छेड़छाड़ की थी और पूरा दोष जिन झाओ के सिर पर डाल दिया गया था। और अब जिन झाओ सिर्फ अपने ऊपर लगे उस पुराने कलंक को मिटाने के लिए नहीं लड़ रहा था, वह एक अंडरकवर मिशन का हिस्सा था। ऑफिसर लू असल में एंटी स्मगलिंग ब्यूरो से थे। जिस रेसिंग एसोसिएशन को बाहर से सिर्फ एक अवैध रेसिंग संगठन समझा जाता था, वह असल में एक स्मगलिंग गैंग का मुखौटा था। ये लोग तेज और बेखौफ ड्राइवरों की तलाश करते थे और रेसिंग की एड में अपने गैर कानूनी काम चलाते थे। जिन झाओ पुलिस के साथ मिलकर इसी पूरे सिंडिकेट और वान शेंगबांग का पर्दाफाश करने के लिए अंडरकवर काम कर रहा था। और उसके लिए ये मिशन सिर्फ अपराधियों को पकड़ने का तरीका नहीं था, वह अपने ऊपर लगे पुराने इल्जाम को भी मिटाना चाहता था, ताकि एक दिन वह खुद को मोमो के काबिल साबित कर सके। ये सब सुनकर मोमो की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह डरते हुए पूछती है, क्या ये सब करना इतना जरूरी है? जिन झाओ उसे समझाता है कि अगर वह चुप रहा तो ये अपराधी बाहर घूमते रहेंगे। वह इस काम को अधूरा छोड़ नहीं सकता, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान को खतरे में क्यों न डालना पड़े। मोमो उसके सामने खड़ी रोती रहती है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि जिन झाओ जिस दुनिया में कदम रख चुका है, वहाँ सिर्फ प्यार काफी नहीं होगा, उसे उसके साथ खड़े होकर उस खतरे का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन मोमो अब सिर्फ जिन झाओ की चिंता करके बैठने वाली नहीं थी। उसे पता था कि उसकी रेसिंग कार पूरी तरह टूट चुकी है और अगर जिन झाओ को अपना मिशन पूरा करना है तो उसे अपनी कार वापस चाहिए। इसी सोच के साथ मोमो अपने कमरे में खड़ी गहरी चिंता में सोच रही होती है। तभी अचानक उसे एक आइडिया आता है और वह दौड़कर बाहर गैराज में पहुंचती है। वह जिन झाओ को आवाज़ देती है और कहती है कि उसे उसकी कार ठीक करवाने का एक रास्ता मिल गया है। जिन झाओ हैरान होकर पूछता है कि वह घर से वापस क्यों आई। मोमो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों एक बड़े वेयर हाउस और फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहां उनका इंतजार कर रहा होता है मोमो का दोस्त पान काई। पान काई उन्हें अपने पिता की फैक्ट्री के चीफ इंजीनियर मिस्टर रेन गुओडोंग से मिलवाता है। मिस्टर रेन पहले से ही जिन झाओ के हुनर और उसकी जिद के बारे में जानते थे। वह जिन झाओ की कार के ब्लूप्रिंट्स और खराब पार्ट्स को ध्यान से देखते हैं। जांच करने के बाद उन्हें पता चलता है कि कार के कई महत्वपूर्ण पार्ट्स बदलने पड़ेंगे, जिनमें वाटर पंप, ड्राइव सिस्टम और कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग्स भी शामिल हैं। जिन झाओ तुरंत काम की बारीकियां समझने लगता है। अब उसके पास अपनी कार को फिर से तैयार करने का मौका था। वह मोमो से कहता है कि वह घर चली जाए, बाकी सब वह बाद में उसे समझा देगा। इसके बाद जिन झाओ पूरी तरह काम में लग जाता है। वह दिन रात RX-7 की मरम्मत करता है। कभी वेल्डिंग करता है, कभी इंजन के पार्ट्स ठीक करता है और कभी नए पार्ट्स को असेंबल करता है। उधर मोमो भी बार बार वहाँ आती रहती है। एक दिन वह पान काई से पूछती है कि क्या उसके पिता को पता है कि यहाँ जिन झाओ की कार रिपेयर हो रही है। पान काई मजाकिया अंदाज में बताता है कि उसने अपने पिता को परीक्षा में फेल होने की धमकी देकर किसी तरह यहाँ काम करने के लिए मना लिया था। हालांकि उसके पिता को जिन झाओ और वान के मालिक के बीच हुए पुराने विवाद के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया। मोमो कहती है कि पान काई के पिता सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। इसी बीच सान लाई भी सभी के लिए खाना लेकर वहाँ पहुँच जाता है। इतने मुश्किल काम के बीच सभी दोस्त साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद जिन झाओ सान लाई से कहता है कि वह मोमो को सुरक्षित घर छोड़ाए। कुछ देर बाद जब जिन झाओ पानी लेने बाहर जाता है तो वह पान काई से उसकी मदद के लिए धन्यवाद करता है, लेकिन साथ ही साफ कहता है कि इस एहसान को वह खुद चुकाएगा, मोमो नहीं। रात तक कार का काम चलता रहता है और इसी दौरान मोमो फिर से सभी के लिए स्नैक्स लेकर वहाँ पहुँच जाती है। जिन झाओ थोड़ी देर के लिए ताज़ी हवा लेने बाहर जाता है। मोमो भी उसके पीछे चली आती है।
अंधेरे में जिन झाओ उसे कुर्सियों के पीछे रोक लेता है और प्यार से पूछता है कि क्या वह उसे न पाकर परेशान हो गई थी। लेकिन मोमो शरारत करते हुए कहती है कि वह तो पान काई और सान लाई से मिलने आई थी। जिन झाओ उसकी बात सुनकर उसे अपने करीब खींच लेता है। दोनों के बीच एक बेहद रोमांटिक पल आता है और वे एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद मोमो उससे एक सवाल पूछती है। वह चाहती है कि जिन झाओ उसके साथ वापस नानजिंग चले। वह कहती है कि वहां जाकर दोनों अपना खुद का गैराज खोल सकते हैं या फिर वुटोंग यानी फीनिक्स के पेड़ों के नीचे एक छोटा सा प्यारा कैफे खोल सकते हैं। एक शांत जिंदगी जहां दोनों साथ रह सकें। जिन झाओ उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है लेकिन तुरंत जवाब नहीं देता। वह मोमो से कुछ दिनों का समय मांगता है और वादा करता है कि जल्द ही उसे अपना जवाब देगा। लेकिन तभी पान काई अचानक वहां पहुंच जाता है। वह दोनों को साथ देखकर हैरान रह जाता है। मोमो और जिन झाओ की हालत देखकर पान काई समझ जाता है कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। वह मजाक में कहता है कि चिंता मत करो, वह किसी को कुछ नहीं बताएगा, ये राज उसके पास ही रहेगा। अगली सुबह मोमो खुशी खुशी उठती है और तैयार होती है। वह एक खूबसूरत सफेद ड्रेस पहनती है और तभी बाहर से उसे जिन झाओ की कार दिखाई देती है। RX-7 आखिरकार पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। जिन झाओ उसे लेने आया था, लेकिन इस बार वह अकेले ड्राइव करने नहीं आया था। वह मोमो को अपनी कार की पहली को ड्राइवर और नेविगेटर बनने के लिए कहता है। मोमो उसके साथ कार में बैठ जाती है। दोनों सड़क पर निकल पड़ते हैं। जिन झाओ कहता है कि RX-7 की असली मंजिल सिर्फ सड़क पर दौड़ना नहीं है, उसकी मंजिल है ट्रैक को जीतना, और वह चाहता है कि इस सफर में मोमो उसके साथ रहे। दोनों बीच के किनारे एक खुली सड़क पर रुकते हैं। वहाँ एक लाइव बैंड म्यूजिक बजा रहा होता है। बैंड वाले मोमो को पहचान लेते हैं और उसे स्टेज पर गाने के लिए बुलाते हैं। मोमो माइक हाथ में लेती है और गाना शुरू करने से पहले उसकी नजर सीधे जिन झाओ पर जाती है। फिर वह उसके लिए एक खूबसूरत और दिल छू लेने वाला रोमांटिक गाना गाती है। जिन झाओ बस मुस्कुराते हुए उसे देखता रहता है। उसके चेहरे से साफ था कि उसके लिए उस वक्त दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज मोमो को गाते हुए देखना था। इसके बाद दोनों रात में नदी किनारे जाते हैं और साथ मिलकर आतिशबाजी जलाते हैं। फिर जिन झाओ मोमो को एक नया और कीमती पेन गिफ्ट करता है। मोमो उस पेन को देखते ही अपने पुराने पेन को याद करती है, वही पेन जो उसने कभी जिन झाओ को दिया था। जिन झाओ उसे एहसास दिलाता है कि उसने मोमो की दी हुई हर चीज को हमेशा संभाल कर रखा है। ये सुनकर दोनों के बीच भावनाएं फिर से गहरी हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे को प्यार से किस करते हैं। अगले दिन कहानी थोड़ी शांत होती है। जिन झाओ पूल के पास बैठकर अपनी स्केचबुक में कुछ बना रहा होता है। तभी मोमो वहां पहुंचती है और शरारत से उसकी स्केचबुक छीन लेती है। वह जैसे ही उसे खोलती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जिन झाओ चुपके चुपके उसी का स्केच बना रहा था। मोमो उसे छेड़ते हुए कहती है कि अगर वह उसका अच्छा स्केच बनाना चाहता है तो उसे छुपकर देखने की जरूरत नहीं, वह खुद उसके सामने बैठकर पोंछ देगी। दोनों साथ बैठते हैं और जिन झाओ उसके सामने मोमो का स्केच पूरा करता है। एक तरफ उनकी जिंदगी में इतने बड़े खतरे चल रहे थे, लेकिन इन छोटे छोटे पलों में दोनों अपनी दुनिया को कुछ देर के लिए भूल जाते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगला पल उनकी जिंदगी को फिर से हिला देने वाला है। एक दिन सानलाई अपने पेट होम में कुत्तों को पानी दे रहा होता है। तभी अचानक कुछ गुंडे वहां पहुंचते हैं। वे सानलाई का मुंह दबाते हैं और जबरदस्ती उसे अपनी कार में डालकर किडनैप कर लेते हैं। उनका मकसद था सानलाई के पिता के पुराने कर्ज की वसूली करना। लेकिन किस्मत से उसी रास्ते से जिन झाओ गुजर रहा होता है। उसकी नजर उस कार पर पड़ती है। वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जिन झाओ अपनी RX-7 से उनका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में वह अपनी कार उनके आगे लगा देता है और रास्ता रोक देता है। फिर वह कार से बाहर निकलता है और अकेले ही दोनों गुंडों से भिड़ जाता है। कुछ ही पलों में जिन झाओ दोनों को बुरी तरह हरा देता है और सानलाई को बचा लेता है। सानलाई को देखते ही जिन झाओ को अपने स्कूल के दिनों की एक पुरानी बात याद आती है। बचपन में सानलाई के जूतों के फीते अक्सर खुले रहते थे। उसे डर लगता था कि अगर वह रुककर फीते बांधने लगा तो उसके दोस्त उससे आगे निकल जाएंगे। तब जिन झाओ ने उससे कहा था, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा, और इतने साल बाद भी वह अपना वादा निभा रहा था। जिन झाओ सानलाई से पूछता है कि आखिर मामला क्या है। सानलाई बताता है कि उसके पिता ने फिर से जुए में बहुत बड़ा कर्ज ले लिया है। जिन झाओ उसे पैसे की चिंता न करने के लिए कहता है, लेकिन सानलाई टूट चुका था। वह रोते हुए कहता है कि वह इस जिंदगी से थक चुका है। वह चाहता है कि एक दिन बस एक छोटा सा ढाबा खोले और शांति से अपनी जिंदगी बिताए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सानलाई अपने पिता को छुड़ाने के लिए पैसों का इंतजाम करता है और अकेले गुंडों के पुराने खंडहर वाले अड्डे पर पहुंच जाता है। वह पैसे दे देता है, लेकिन गुंडे फिर भी उसे और उसके पिता को छोड़ने के बजाय दोनों को मारना शुरू कर देते हैं। सानलाई चाकू से उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे उसे जमीन पर गिराकर पीटने लगते हैं। तभी जिन झाओ वहां पहुंचता है और इस बार उसकी एंट्री और भी खतरनाक होती है। वह अकेले ही सारे गुंडों से भिड़ जाता है और एक एक करके सबको धूल चटा देता है। कुछ ही देर बाद बाहर पुलिस की सायरन सुनाई देने लगती है, क्योंकि वहां आने से पहले जिन झाओ ने ऑफिसर लू को लोकेशन ट्रैक करके पुलिस भेजने के लिए कह दिया था। अब सानलाई अपने पिता पर गुस्सा करता है।
वह चिल्लाता है कि उनकी जुए की लत ने पूरा परिवार और घर बर्बाद कर दिया, लेकिन गुस्से के पीछे उसका दर्द भी साफ दिखाई देता था। जब वह अपने बूढ़े और लाचार पिता को देखता है तो कार में बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। जिन झाओ उसके पास बैठता है और उसे संभालता है, लेकिन दूसरी तरफ समुद्र किनारे वान के लोग जिन झाओ के खिलाफ अगली चाल चल रहे थे। उनमें से एक आदमी एक खास तरह का मॉडिफाइड फोन दिखाता है। वह बताता है कि अगर इस फोन को टारगेट के फोन के बिल्कुल पास ले जाया जाए तो उसमें आसानी से ट्रोजन वायरस और ट्रैकर इंस्टॉल किया जा सकता है। यानी जिन झाओ के खिलाफ अब एक और खतरनाक साजिश तैयार हो चुकी थी। उधर गैराज में जिन झाओ अपनी RX-7 को रेस के लिए और हल्का कर रहा होता है। वह कार से भारी सामान निकाल रहा था ताकि आने वाली रेस में उसे ज्यादा स्पीड मिल सके। तभी एक डिलीवरी बॉय एक बड़ा पार्सल लेकर पहुंचता है। मोमो पार्सल रिसीव करती है। जिन झाओ जब बॉक्स खोलता है तो अंदर एक बड़ा लॉन्ग मार्च रॉकेट का 3D पजल मॉडल निकलता है। जिन झाओ उसे देखकर मजाक करता है कि इसे जोड़ना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मोमो मुस्कुराकर कहती है कि उनके पास आगे बहुत वक्त है, वे दोनों इसे धीरे धीरे मिलकर पूरा कर लेंगे। तभी उनका छोटा सा पिल्ला लाइटनिंग मिट्टी में पूरी तरह सना हुआ दौड़ता हुआ अंदर आता है। मोमो उसे गोद में उठा लेती है और उसकी ड्रेस पर भी मिट्टी लग जाती है। जिन झाओ लाइटनिंग को दूध पिलाता है। मोमो मजाक मजाक में डॉगी से पूछती है कि अगर कभी मम्मी पापा अलग हो गए तो वह किसके साथ रहेगा। फिर जिन झाओ उसे कपड़े बदलने के लिए कहता है और खुद उसके लिए अलमारी में कपड़े ढूंढने लगता है। मोमो कपड़ों को देखकर उससे पूछती है कि आखिर उस पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। जिन झाओ उसकी तरफ देखता है और अचानक उसे अलमारी की दीवार के पास रोक लेता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। माहौल फिर से पूरी तरह बदल जाता है। जिन झाओ धीरे धीरे उसके करीब आता है और कहानी एक बेहद इंटेंस और रोमांटिक मोमेंट पर रुक जाती है। लेकिन जिन झाओ को अभी अंदाजा भी नहीं था कि उसके खिलाफ एक और खतरनाक साजिश तैयार हो चुकी है और आने वाले वक्त में ये साजिश सिर्फ उसकी रेसिंग को नहीं बल्कि जियांग मू के साथ उसके रिश्ते को भी खतरे में डालने वाली थी। आखिर उस फोन में ऐसा क्या था और क्या जिन झाओ अपनी अगली रेस में सुरक्षित रह पाएगा? ये जानने के लिए पार्ट 10 ज़रूर देखना। और अगर आपको स्पीड एंड लव की ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।